जी, आज हम बात करेंगे जी लॉ ऑफ डिमांड पर। तो लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली एक नेचुरल लॉ है जो कि मार्केट से या कंज्यूमर से के लिहाज से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है। आप जब भी लॉ ऑफ डिमांड को समझ रहे हैं ना, तो उससे पहले आप अपने करने से पहले अपने ज़हन में रखें कि हमने इस बात को समझना है कि लॉ ऑफ डिमांड के पीछे कौन सी थ्योरी है। व्हाट इज़ अ थ्योरी बिहाइंड लॉ ऑफ डिमांड। दूसरी बात का हमने जवाब तलाश करना है, डज डिमांड कर्व ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। हम आगे चल भी देखेंगे, आप लिटरेचर में जितनी भी डिमांड कर्व देखते हैं ना, वैसे बनी होती है, स्ट्रेट लाइन बनी होती है। आज हमने इस बात को भी एनालाइज करने कि क्या ये हमेशा ही स्ट्रेट होती है, क्या ये कर्व हो सकती है या नहीं हो सकती, ये हम आगे जाके देखेंगे। और अगर होगी तो क्यों होगी, ऐसा होगा तो क्यों होगा, अगर ऐसा होता है तो ज़्यादातर ऐसा क्यों होता है, इस सारे पर अभी हमने बात करनी है। ये हमें पहले पता होना चाहिए कि आज हमने किस टॉपिक पर बात करनी है। तीसरी बात हम ये देखेंगे कि आप जिस पूरी दुनिया में किसी भी लिटरेचर की किताब उठा लेंगे या दुनिया में कहीं भी चले जाएंगे, आपको लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस यहाँ मिलेगी, क्वांटिटी डिमांड यहाँ मिलेगी। क्यों? आज हम इस पर भी बात करेंगे कि आज मैं क्यूडी को यहाँ और प्राइस को यहाँ नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। लॉ ऑफ डिमांड में आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इस पर हम बात करेंगे कि क्यों नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ये इन्वर्स डिमांड फंक्शन बन जाएगा। इन्वर्स डिमांड फंक्शन, ये बात कहीं और निकल जाएगी। एक अगली किसी वीडियो में हम इन्वर्स डिमांड पर बात करेंगे, लेकिन ये एडवांस लेवल का टॉपिक है। ये हम जब एडवांस सीरीज स्टार्ट करेंगे तब इसको कवर करेंगे इंशाल्लाह। लीजिए, इन तीनों सवालों को ज़हन में रखें, इनका जवाब अभी हम इसमें तलाश करेंगे। लीजिए, अब हम शुरू करते हैं जी लॉ ऑफ डिमांड। तो बेटा सबसे पहले देखें जी, लॉ ऑफ डिमांड में ये है कि जिस तरह हर एक कारीगर के पास कोई टूल होते हैं ना, तो इकोनॉमिस्ट के पास जो टूल होता है ना, वो डिमांड और सप्लाई का होता है। यही दो मेन टूल है। हत्ता कि आप जदीद तरीन इकोनॉमिक्स भी उठाकर ही देख लें, ये जो एक्सचेंज रेट होता है या मार्केट के जो रवैये होते हैं, इन सब के पीछे डिमांड और सप्लाई के प्रिंसिपल चल रहे होते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज़ द थ्योरी बिहाइंड द डिमांड कर्व, तो हमेशा याद रखें लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डीएमयू या थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ये आप कह देंगे थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर लाइज बिहाइंड द लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड हमारे एक नेचर का जनरल लॉ है, जिसमें हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे किसी चीज़ की कीमत बढ़ती जाती है तो लोग उसकी क्वांटिटी डिमांड को कम करते जाते हैं। या ये बात बड़े ध्यान से समझे कि जहाँ भी लफ्ज़ बोलना है, लफ्ज़ क्वांटिटी डिमांड बोलना है। जहाँ भी लफ्ज़ बोलना है, क्या बोलना है जी, क्वांटिटी डिमांड बोलना है। क्योंकि जब हम लफ्ज़ डिमांड सिर्फ बोलेंगे ना, तो वो डिमांड कोई और मतलब होता है, उस पर अभी वहाँ आएंगे। हम एक वीडियो में कवर करेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी डिमांड एंड डिमांड। इस पर हम एक अलहदा 5-6 मिनट की वीडियो बनाएंगे। तो आप कानून की डेफिनेशन क्या है जी, इफ़ अदर थिंग रिमेन्स है, जिस पर कल बात हो गई हमारी कि ये सेट्रिस पेरिबस होते हैं। जिसको नहीं क्लियर वो पुरानी वीडियो देख ले। व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस इट्स डिमांड इंक्रीजेज, व्हेन प्राइस इंक्रीजेज इट्स डिमांड डिक्रीजेज। ये सिंपल रिलेशनशिप है कि अगर कीमत बढ़ती है तो क्यूडी कम होती है, और अगर प्राइस कम होगी तो क्यूडी इंक्रीज करेगी। इनके दरमियान कौन सा रिलेशनशिप होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि डिमांड कर्व में कौन सा रिलेशनशिप है, तो आपने कहना चाहिए नेगेटिव रिलेशनशिप है। क्यों है? क्योंकि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है। अगर एक चीज़ बढ़े दूसरी कम हो, या एक चीज़ कम और दूसरी बढ़े, ऑपोजिट चले, तो उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव कहते हैं। अब टेबल को देखें, टेबल हमें क्लियर बता रही कि जब कीमत 8 रुपये थी तो डिमांड फॉर राइस 4 थी, क्वांटिटी डिमांड फॉर राइस 4 थी। और जब उसकी कीमत 6 हुई, कीमत में कमी वाक़ हुई, तो क्वांटिटी डिमांड में इजाफा हो गया। और जब कीमत मज़ीद कम हुई तो क्वांटिटी डिमांड मज़ीद बढ़ गई, जिससे हमें ये साबित हो गया कि जी इनका रिलेशनशिप जो है ना वो नेगेटिव है। अब यहाँ पर ये जो चीज़ है ना, क्यू डी एफ का मतलब है फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये अगर एक्स है तो ये प्राइस ऑफ एक्स होगी। आगे टेस्ट है, वेदर है, इनकम, इन सब के ऊपर हमने बार लगा दी। बार का मतलब होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट को हम कहते हैं सेट्रिस पेरिबस। इसको ज़हन में याद रखें, जब भी लॉ ऑफ डिमांड पढ़ना है इनको चेंज नहीं करना। अगर आपने इनको चेंज कर दिया तो आप लॉ ऑफ डिमांड की हदूद से बाहर निकल जाएंगे। वो फिर हम राइज एंड फॉल में चले जाएंगे। उस पर अलहदा वीडियो हम कवर करेंगे कि अगर हम इस कंडीशन को, जिसको हमने हेल्ड कांस्टेंट किया हुआ है, अगर ये कंडीशन ब्रेक हो जाए तो उससे क्या होगा। इस पर बाद में बात होगी, अभी नहीं होगी, वो हम अलहदा बनाएंगे। आप बस इतना ज़हन में रखें, अगर ये कंडीशन फॉल होगी तो हम राइज एंड फॉल ऑफ डिमांड में चले जाएंगे। इसलिए जब अगला टॉपिक राइज एंड फॉल का आना है तो ज़हन में रखिएगा कि ये ब्रेक हुई होंगी,
तभी हम बात कर लेंगे उसके ऊपर। लीजिए अब हम इसको जब इसको ड्रॉ करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमने यहाँ पर ले ली प्राइस और यहाँ पर ले लिया क्वांटिटी डिमांड। अब याद रखें हम इसको प्राइस को इधर और क्वांटिटी डिमांड को इधर इसलिए लेते हैं कि ये कानून पेश किया था प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने 1842 से 1924 उनका टाइम पीरियड था। उन्होंने इस कानून में प्राइस को इधर लिया था और क्वांटिटी डिमांड को एक्स एक्सिस पर लिया था। इसलिए उनकी ऑनर में, उनकी इज्जत में ये आज तक चेंज नहीं की गई और ये यहीं पर ही रहती हैं। और इसलिए आपने भी इसको चेंज नहीं करना, प्राइस को वर्टिकल पर लेना है और क्यूटी को हॉरिजॉन्टल साइड पर लेना है। अब एक और चीज़, इसको ड्रॉ करने वाले पहले देख लें कि प्राइस क्या थी, 4, 6, 8 थी ना। तो हमने क्या किया, 0, 2 का फ़र्क ले लिया, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 2 का डिफरेंस ले लिया। और यहाँ भी हमने क्या किया, 4, 6, 8 था, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8। अब देखें जब कीमत 8 थी तो डिमांड को क्यूडी कितनी है, 4, ये कीमत 8 और ये 4, ये पॉइंट बन गया सी। फिर ये 6 है और ये 6 है, ये 6 है, इसको ऊपर लेकर आए, ये पॉइंट आएगा, यहाँ से इधर ले जाएं, ये 6 पर आ गया। इस तरह ये पॉइंट, अब ए बी सी को मिला दें तो डी डी आपके पास डिमांड करवा गई। अब हम देखें मोस्टली हमको ये स्ट्रेट लाइन मिलती है, सिर्फ स्ट्रेट लाइन इसलिए बनाई जाती है कि बात को आसान रखने के लिए, और इसमें कोई वजह नहीं है। अगर कोई आपसे पूछ लीजिए क्या ये हमेशा स्ट्रेट होगी, नो, ये हमेशा स्ट्रेट नहीं होती। कि ये कर्व हो सकती है, जी हाँ, यस, ये कर्व हो सकती है। कब होगी, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द कमोडिटी, डिपेंड्स अपॉन द नेचर। जैसी गुड की नेचर होगी उस शक्ल की उसकी डिमांड कर्व होगी। इसलिए ये कंडीशन कोई ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा स्ट्रेट होगी या हमेशा कर्व होगी। तो इसलिए डज डिमांड कर्व ऑलवेज अ लीनियर, नो, वाई, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द कमोडिटी। अब यहाँ पर एक बात को समझ लें कि 2 कॉन्सेप्ट हमारे पास, एक है एक्सटेंशन इन डिमांड और एक है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। एक्सटेंशन का मतलब होता है जब क्वांटिटी डिमांड बढ़ती है। आप देखें मुकाम ए पर हमारी क्वांटिटी डिमांड थी 4 और मुकाम सी पर हमारी क्वांटिटी डिमांड है 8। ये 4 से 8 भरी है ना, इसलिए अगर आप पॉइंट ए से सी पर जाएंगे तो इसे हम कहेंगे एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब है तलब का भरना। और अगर मैं मुकाम सी को लूँ तो सी पर वैल्यू 8, अगर मैं सी से वापस एक ही जानिब जाऊँ तो 8 से चले जाएंगे 4 पर, तो इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं तलब का सुकरना, ठीक है, तलब का सुकरना और तलब का फैलना, ये 2 हमारे एक्सटेंशन, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड हो गई। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लॉ ऑफ डिमांड की स्लोप नेगेटिव क्यों होती है। इसकी 3 वजूहात हैं, ठीक है। उन वजूहात के ऊपर हम एक अलहदा लेक्चर बनाएंगे कि वाई डिमांड कर स्लोप नेगेटिव, वो आप वेट करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम इसको कवर करते हैं। इसलिए ये डिमांड फंक्शन हो गया, ये लॉ ऑफ डिमांड हो गया, ये टेबल हो गई, ये ग्राफ हो गया। आप आ जाएंगे इसकी कुछ अजम्पशंस के ऊपर। ये अजम्पशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको समझना। ये आप बड़े एहतियात के साथ इसको देख लें कि पहली है कि यूनिट्स शुड बी ऑफ द सेम नेचर। मतलब ये है कि आप जो भी गुड यूज़ करनी है वो आधी इन्फीरियर और आधी सुपीरियर ना हो, ठीक है, एक ही तरह की गुड होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर कोई एक जो है वो घटिया किस्म का फल है और एक हाई क्वालिटी फल है, तो इस तरह फिर वो डिमांड सेम नहीं रहेगी। इसलिए दोनों की क्वालिटी सेम हो रही है। या इन्फीरियर है तो फिर सारा इन्फीरियर ही हो, अगर सुपीरियर है तो सारा सुपीरियर हो। अजम्पशन को इस तरह समझने के भाई, ये अजम्पशंस का मतलब होता है कि आपने इन चीज़ों को चेंज नहीं करना। अगर आप इन चीज़ों को चेंज करेंगे तो लॉ होल्ड नहीं करेगा, ठीक है। ये अजम्पशन को हमने एज इट इज़ लेना होता है अपने काम के दौरान। टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर शुड नॉट चेंज। मिसाल के तौर पर अगर फैशन चेंज हो जाता है तो आप देखें वो ज़्यादा कीमत भी ज़्यादा ख़रीद लेगा। इसलिए हम ये अज्यूम करते हैं कि फ़ैशन में कोई तब्दीली या कंज्यूमर के टेस्ट के अंदर कोई तब्दीली वाक़या नहीं होनी चाहिए। आगे जी इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की आमदनी ना बदले। अगर फ़र्ज़ किया एक बंदा, उसकी आमदनी ही थी 20,000 रुपया और वो एक अपना जो है वो एक ख़ास किस्म का खाना या नॉर्मल खाना खाता था या नॉर्मल लिबास पहनता था, अगर अब उसकी आमदनी ही बढ़ जाएगी तो वो उसी कीमत के ऊपर अपनी डिमांड को बढ़ा देगा, उसी प्राइस के ऊपर अपनी डिमांड को बढ़ा देगा। तो इसलिए हम ये कहेंगे जी कि आमदन में तब्दीली वाक़या ना हो। प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट, मुतबादल की कीमत ना बदले। मैं मिसाल लेता हूँ कि फ़र्ज़ किया कि एक कंज्यूमर के सामने एक ऑल पर दूध है
और साथ में मिल्क पैक है। अगर फ़र्ज़ किया ऑल पर भी 100 का था और मिल्क पैक भी 100 का है, अब हम देखते हैं जी कि अगर ऑल पर की कीमत 150 हो जाती है तो सब्स्टिट्यूट इसका आपको मिल्क पैक सस्ता दिखेगा। अगर ऑल पर 150 का हो जाता है और मिल्क पैक 100 का ही रहता है तो आपको मिल्क पैक जो है वो सस्ता फील होगा। तो जब सस्ता फील होगा तो ऑल पर से तमाम कंज्यूमर शिफ्ट होकर मिल्क पैक की जानिब चले जाएंगे और लॉ फिर अपनी असल नेचर में होल्ड नहीं करेगा। इसलिए हम जब ऑल पर की लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ेंगे तो हम ये अज्यूम करेंगे कि उसके मुतबादल अपनी कीमतों को नहीं बदल रहे। अगर मिल्क पैक को स्टडी कर रहे हैं तो ऑल पर कीमत नहीं बदलेगा, अगर ऑल पर को स्टडी कर रहे हैं तो मिल्क पर अपनी कीमत नहीं बदलेगा। ये है हमारी असम्पशन। ठीक है, थैंक यू।